नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड ग्रुप एंड आरएच सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप से पहले हम ब्लड की बात करते हैं कि रक्त होता क्या है। जैसा कि पहले की वीडियो में मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था, उसी आधार पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड यानी रक्त जो है दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कॉर्पल्स। प्लाज्मा ब्लड का कौन सा भाग है? लिक्विड भाग है। जबकि कॉर्पल्स जो है प्लाज्मा में तैरने वाली विशेष प्रकार की ग्रेन्यूल्स यानी कि कणिकाएं होती हैं। तो देखो, मैंने आपको क्या इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाता है? ब्लड का 55%, जबकि कॉर्पल्स जो होती है वो ब्लड का बनाती है 45% भाग। प्लाज्मा के अंदर जो कॉर्पल्स होती हैं, कणिकाएं जो होती हैं वो तैरती हुई पाई जाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा जो होता है वो कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है, पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है। और इसके अलावा जो प्लाज्मा है, मान लो कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो ये लिक्विड पार्ट है इसको तो हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और जो इसमें विशेष प्रकार की इस स्ट्रक्चर की ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कॉर्पल्स। अब ये कॉर्पल्स जो होती है, मैंने आपको बताया था कितने प्रकार की होती हैं। कॉर्पल्स 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली होती है आरबीसी, सेकंड होती है डब्ल्यूबीसी और थर्ड वन जो होती है वो होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। और डब्ल्यूबीसी जो होती है ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रुधिर का जो थक्का बनाने का काम है, रुधिर का थक्का बनाने का जो काम है वो किसका होता है? प्लेटलेट्स का। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आरबीसी जो है इसका जीवन काल होता है 120 डेज। जो प्लेटलेट्स है इसका जीवन काल होता है 10 दिवस का। कुछ बुक्स में आपको इसका जीवन काल जो है वो 5 से 7 डेज मिलेगा। तो ये तो था हमारा ब्लड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप की। मानव में जो ब्लड पाया जाता है उसको हम यहाँ पे कितने आधार में डिवाइड करते हैं? ब्लड ग्रुप को हम यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड करते हैं। हम ब्लड ग्रुप को यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड करते हैं, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। देखो, ब्लड ग्रुप मानव में जो रक्त पाया जाता है उसको ग्रुप के आधार पर डिवाइड किया गया, यानी समूह के आधार पर डिवाइड किया गया। सभी व्यक्तियों के अंदर, यानी हम बात करें कि जो इतने सारे व्यक्ति हैं उन सभी में एक समान ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता। लगभग कुछ व्यक्तियों में समान प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, कुछ व्यक्तियों में असमान प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। तो अगर हम बात करें कि ब्लड ग्रुप जो है किसी भी एक मेल या फीमेल की बॉडी में जो ब्लड होता है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप, जिसमें सबसे पहला है ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए। दूसरा है ब्लड ग्रुप बी। तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी। और फोर्थ वन जो है वो है ब्लड ग्रुप ओ।
देखो हमने यहाँ पे ब्लड ग्रुप को कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में डिवाइड किया। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप ए बी जो है ब्लड ग्रुप ए बी जो है इसे कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही। और इसे कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक ग्राही और सार्वत्रिक दाता में क्या फर्क होता है? देखो सार्वत्रिक ग्राही जो होता है जो सभी से ब्लड ग्रुप ग्रहण कर सकता है, सभी से ब्लड ले सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जो सभी से ब्लड ले सकता है वो कहलाता है ग्राही। इसे हम रिसाइपिएंट भी कहते हैं। और जो सभी को ब्लड दे सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है, उसे हम कहते हैं सार्वत्रिक दाता, यानी इसे हम कहते हैं डोनर। अब हम बात करते हैं देखो ब्लड ग्रुप की, जो ए बी और जो ब्लड ग्रुप है वो। हम सबसे पहले बात करते हैं चारों ब्लड ग्रुप्स की। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, हम यहां पे एक सारणी बना रहे हैं। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। देखो सबसे पहले ब्लड ग्रुप को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? नंबर ए, नंबर 2 बी, नंबर 3 ए बी और नंबर 4 जो ब्लड ग्रुप है उसका नाम है ओ। जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एंटीजन होता है ए। जिसका ब्लड ग्रुप बी उसमें एंटीजन पाया जाता है बी। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी उसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें एंटीबॉडी की तो एंटीजन के विपरीत, मान लो कोई ब्लड ग्रुप है उसके विपरीत, उस जैसे कि मान लो ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन क्या बनेगा? ए। इसके विपरीत एंटीबॉडी, जब अगर हम बात करें एंटीजन और एंटीबॉडी की, एंटीजन एंड एंटीबॉडी की, तो देखो एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, जिन्हें हम किससे शो करते हैं? हम जो कैपिटल अक्षर है उनसे शो करते हैं ए और बी। इसी प्रकार एंटीबॉडी को हम यहाँ पे अल्फाबेट के स्मॉल अक्षर जो है उनसे शो करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी क्या बनेगी? बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी क्या बनेगी? ए। अगर हम बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर में जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी उसके अंदर एंटीजन ए बी पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। इसी प्रकार जिसका ब्लड ग्रुप है ओ उसके अंदर यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो क्या पाई जाएगी? ए और बी बोथ, यानी कि दोनों के दोनों एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ओ में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए बी जो एंटीजन है वो तो प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती है ए और बी। इसी प्रकार ए बी के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, जबकि एंटीजन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें अब ब्लड ग्रुप को, मान लो हम बात करें ब्लड ग्रुप की, देखो यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसे इंजरी के दौरान कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाएगा? ए। यदि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को हम ब्लड ग्रुप देते हैं बी, अगर हम जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको ब्लड ग्रुप बी देते हैं तो यहां पे
जिसका ब्लड ग्रुप है ए, उसको हम ब्लड ग्रुप दे रहे हैं बी। तो इनमें क्या होता है, यदि ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप दिया जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि ब्लड ग्रुप ए वाले के अंदर एंटीजन क्या होगा ए, और बी वाले के अंदर एंटीजन क्या होगा बी। इन दोनों में एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो होते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाएगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी बी, इसमें एंटीजन बी पाया जाएगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी ए। इन दोनों में जब ब्लड आपस में मिक्सिंग होता है, यानी ए वाले को बी ब्लड ग्रुप दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, इनमें समूहन की प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं हम क्या, ब्लड कोएगुलेशन यानी रक्त समूहन। क्योंकि देखो ब्लड ये है, ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ये है आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी, और यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स जो छोटे छोटे पाए जा रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं प्लेटलेट्स। यहाँ पे जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो आपस में रिएक्शन दर्शाते हैं किसी प्रकार की, तो उन्हें हम कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन यानी रक्त समूहन की प्रक्रिया। इसका मतलब है जो ब्लड होता है वो आपस में, ब्लड ग्रुप जब ए और बी आपस में मिलते हैं तो दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो जहां पे मिलेंगे वहां पे क्या बना लेंगे, एक विशेष प्रकार का बंच बना लेंगे, यानी कि एक विशेष प्रकार का गुच्छा बना लेते हैं। इस बंच के कारण जो रक्त जो है वो ब्लड वेसल्स में आगे नहीं जा पाता और ब्लड जो है वो एक प्रकार से क्या होता है, क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। अब हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है, ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, तो यहां पे हम बात करते हैं कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा यहां पे ब्लड ग्रुप की खोज की गई। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, यानी रक्त समूह के जो खोज करता है वो कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जिसका नाम है यहाँ पे आरएच सिस्टम, या इसे हम आरएच फैक्टर भी कह सकते हैं। देखो हमने बात किसकी की, जब हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा कि मानव में जो एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, मानव के ब्लड में जो है वो एंटीजन ए और एंटीजन बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए उसके अंदर एंटीजन ए और जिसका ब्लड ग्रुप बी उसके अंदर एंटीजन बी पाया जाता है। लेकिन जो एंटीजन है, एंटीजन ए, एंटीजन ए और एंटीजन बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, इससे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूं कि आरएच फैक्टर जो है या आरएच कारक जो है वो कहां से आया। तो देखो साइंटिस्ट का नाम वही है कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मकाका रिसस नामक बंदर के अंदर, मकाका रिसस नामक बंदर के ब्लड में एंटीजन ए और बी के अलावा एक अन्य एंटीजन की खोज की, एक अन्य एंटीजन की खोज की जिसे आरएच एंटीजन कहा जाता है, जिसे आरएच एंटीजन
कहा जाता है। ये जो नाम जो है RH जो नाम है कि RH जो नाम दिया गया, ये किस आधार पर दिया गया? जो RH वर्ड है ये रिसस सबसे बना है, RHESUS, रिसस, जो कि बंदर का नाम था मकाका रिसस। रिसस शब्द की उत्पत्ति, रिसस शब्द की उत्पत्ति यानी कि RH शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? रिसस, जिसमें सबसे पहले दो वर्ड जो है RH, इससे इसका नाम क्या पड़ा? RH एंटीजन। अब हम बात कर लेते हैं, देखो मानव के ब्लड ग्रुप में एंटीजन A और एंटीजन B के अलावा, एंटीजन A और एंटीजन B के अलावा एक अन्य एंटीजन की खोज की गई जिसका नाम है एंटीजन RH। देखो एंटीजन A और एंटीजन B के अलावा एक अन्य एंटीजन देखा गया जिसका नाम है RH। लगभग क्या होता है 97% व्यक्तियों के अंदर 97% व्यक्तियों में RH कारक जो है या RH एंटीजन जो है RH एंटीजन जो है वो पाया जाता है। लगभग 97% व्यक्तियों में RH एंटीजन पाया जाता है, जबकि 3% व्यक्तियों के अंदर ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन ये एब्सेंट होता जो है, देखो हम बात कर रहे हैं RH फैक्टर की, यानी कि हम बात कर रहे हैं RH कारक की, तो RH कारक जो होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है RH पॉजिटिव और एक होता है RH नेगेटिव। जिन व्यक्तियों में RH कारक उपस्थित होता है, जिन व्यक्तियों में RH कारक उपस्थित होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है, तथा जिन व्यक्तियों में RH कारक अनुपस्थित होता है उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। तो ये तो हमारा था टॉपिक RH फैक्टर। RH फैक्टर के बारे में यानी RH कारक आपको पता लग गया होगा कि RH कारक मानव में एंटीजन A और B के अलावा एक अन्य कारक की खोज की गई जिसे हम क्या कहते हैं? RH फैक्टर या RH एंटीजन कहा जाता है। तो एंटीजन जो है वो ब्लड ग्रुप में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, एंटीजन A, एंटीजन B और RH एंटीजन। तो ये तो था हमारा टॉपिक RH फैक्टर के बारे में। इससे रिलेटेड एक वर्ड आता है जिसका नाम है, देखो जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसे मैं हिंदी में लिख देता हूं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखो क्या होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसके बारे में अधिकतर पूछा जाता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से आप क्या समझते हैं। देखो फिटेलिस वर्ड बना है फीटस से,
फिटस जो बना है, फिटेलिस वर्ड जो है वो फिटस से बना है, और इरिथ्रो जो ब्लास्टोसिस है, इरिथ्रोसाइट्स जिसे हम क्या कहते हैं, देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो वर्ड है, यहां पे जो ये वर्ड दिया गया है इरिथ्रो, यानी कि ये किससे बना है, इरिथ्रोसाइट से बना है, इरिथ्रोसाइट्स। और ब्लास्टोसिस का मतलब क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स का ब्लास्ट होना। लेकिन होता किस प्रकार है, देखो यदि एक RH पॉजिटिव मेल का जो विवाह है वो RH नेगेटिव फीमेल से करवा दिया जाए, तो उन दोनों से जो संतान उत्पन्न होती है, यानी कि एक RH पॉजिटिव मेल का विवाह यदि एक RH नेगेटिव फीमेल के साथ करवा दिया जाता है, तो जो उनकी F1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी जो होती है, प्रथम संतान जो होती है, वो तो क्या होगी, नॉर्मल। एक RH पॉजिटिव का विवाह एक RH नेगेटिव फीमेल से जब करवाया जा रहा है, तो उनकी जो प्रथम संतान जो उत्पन्न होती है वो तो किस प्रकार की होती है, नॉर्मल होती है। ये RH पॉजिटिव जो वर्ड है, देखो हमने क्या कहा कि पिता जो है वो RH पॉजिटिव है, माता जो है वो क्या है, RH नेगेटिव है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रथम संतान जो उत्पन्न हो रही है, जिसे हम कहते हैं F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी कहते हैं, फर्स्ट संतान जो उत्पन्न हो रही है वो RH पॉजिटिव हो रही है। ये जो प्रथम शिशु जो है इसके अंदर पॉजिटिव का पाया जाना, ये नेगेटिव भी तो हो सकता था, लेकिन यह पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर जो RH फैक्टर आया है वो कहां से आया है, शिशु के अंदर जो RH पॉजिटिव फैक्टर जो आया है वो किससे आया है, मेल से आया है, ना कि फीमेल से आया है। लेकिन अगर हम बात करें F1 जनरेशन के बाद कौन सी, F2 जनरेशन की, मैं इसको साइड में लिख देता हूं, F2 जनरेशन की। देखो F2 जनरेशन क्या हुई, F2 जनरेशन का मतलब होता है कि यहां पे प्रथम संतान के बाद जो इनकी द्वितीय संतान होती है, यानी एक RH पॉजिटिव मेल का विवाह आपने करवाया एक RH नेगेटिव फीमेल से, इन दोनों में रिप्रोडक्शन के दौरान जो प्रथम संतान जन्म लेती है वो RH पॉजिटिव होती है। RH पॉजिटिव जो होती है उसका कारण क्या है कि पिता से जो RH कारक है वो किस में आता है, शिशु के अंदर आ चुका है। जैसा कि हमने बात की है मेंडलिज्म की, अगर बात करें तो हम मेंडलिज्म में चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें या डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, उनमें हम क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें जो मेल होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, जबकि जो सेकंड वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है, यानी कि अप्रभावी होता है। तो मतलब हम ये कहते हैं कि जो F1 जनरेशन बनती है उसमें, यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी जो बनती है उसमें डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण सबसे पहले आते हैं, जिसे हमने डोमिनेंट ऑफ लॉ यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर, मैंने आपको जो अपनी पुरानी वीडियो है उसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था कि प्रभाविता के नियम, जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम या प्रभाविता का नियम, इसमें हम क्या कहते हैं कि जो प्रभाविता के नियम के अनुसार जन्मों के वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं वो प्रभावी, और जो नहीं दिखाते हैं वो क्या होते हैं, अप्रभावी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखो फर्स्ट जनरेशन में इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं या जनक कहते हैं। ये जनक से यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आपको बना के दिखा दिया क्रॉस, जनकों से जो लक्षण सबसे पहले शिशु में आएंगे वो उनमें
वो क्या होगा, सबसे पहले प्रभावी होगा। तो यहाँ पे हमने बात की थी प्रभावी की, तो RH फैक्टर पिता से किस में आ गया, शिशु के अंदर आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी प्रथम संतान तो क्या होगी, सामान्य होगी, लेकिन द्वितीय संतान की अगर हम बात करें, F2 जनरेशन की बात करें, तो F2 जनरेशन के अंदर क्या होता है, F2 जनरेशन के अंदर जो द्वितीय संतान होती है, जो द्वितीय संतान है, ये जीवित नहीं रह पाती है, जीवित नहीं रह पाती है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान RH फैक्टर यानी RH एंटीजन जो है शिशु से माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। माता के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्रथम संतान के समय इनकी संख्या, प्रथम संतान के समय इनकी संख्या अत्यधिक नहीं होती है। देखो हम क्या कह रहे हैं कि यहां पे जो RH फैक्टर है वो पिता से शिशु में आ जाता है। अब जो शिशु है वो फीटस के अंदर, माता के गर्भाशय के अंदर, यहाँ पे जो माता के गर्भाशय में होता है, तो यहाँ से जो RH एंटीजन जो होते हैं वो प्रवेश कर जाएंगे किसमें, माता के गर्भ में। माता के गर्भ में प्रवेश करेंगे तो RH जो एंटीजन है इसके विरुद्ध हमारे शरीर में क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन प्रथम संतान के समय इतनी अधिक मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, जिसके कारण जो प्रथम संतान होती है वो तो क्या होती है, नॉर्मल। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी के समय, द्वितीय F2 जनरेशन के समय या द्वितीय संतान के समय क्या होता है, द्वितीय संतान के समय RH जो एंटीजन है, RH फैक्टर जो है, RH फैक्टर के कारण जो शिशु है, इस शिशु के जो RBC होती है, यानी कि हम ये कहते हैं जो F2 जनरेशन है, द्वितीय संतान जो है वो जीवित नहीं रह पाती है। उसका कारण क्या है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान RH एंटीजन जो होते हैं वो शिशु से माता के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्रथम संतान के समय इनकी संख्या अत्यधिक नहीं होती है। लेकिन सेकेंड जो प्रेगनेंसी होती है उस दौरान इनमें RH फैक्टर की संख्या इतनी अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये शिशु की जो इरिथ्रोसाइट्स जो होती है, शिशु की जो इरिथ्रोसाइट्स जो होती है, आरबी जिसको हम कहते हैं आरबीसी एक प्रकार से, तो यहाँ पे उनको क्या करने का काम कर देती है, नष्ट कर देती है। अब हम कहते हैं ये शिशु जीवित नहीं रह पाता, लेकिन ये शिशु जीवित रह सकता है यदि इसका संपूर्ण ब्लड जो है, संपूर्ण ब्लड जो है वो चेंज कर दिया जाए। यदि इसका संपूर्ण ब्लड चेंज कर दिया जाए तो सेकंड जो जनरेशन में, F2 जनरेशन के अंदर जो संतान पैदा होगी वो जीवित रह सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। अब आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। यानी कि अगर हम बात करें, देखो हम इसी टॉपिक पर एक बार दोबारा थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस क्या होता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस रोग से, यानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस जो रोग है वो क्या होता है, मेल प्लस फीमेल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रथम संतान उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि मेल से जो RH फैक्टर है वो शिशु में आ जाता है।
लेकिन RH फैक्टर जो है, अब मान लो प्रथम संतान जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर है, तो RH फैक्टर जो यानी RH कारक जो है वो माता के इनकी प्रथम संतान नॉर्मल होगी, लेकिन द्वितीय संतान के समय क्यों होगी? क्योंकि इसमें RH एंटीजन इतनी मात्रा में नहीं प्रवेश कर पाते कि जो कि संतान को नुकसान पहुंचाए। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के समय RH एंटीजन के विरुद्ध क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी, जो कि क्या करेगी? रक्ताणु या आरबीसी को, यानी इरिथ्रोसाइट्स जो वर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स का ब्लास्ट होना ही क्या है? देखो हम नाम से स्पष्ट करते हैं, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। इरिथ्रोसाइट्स का मतलब है आरबीसी, ब्लास्टोसिस का मतलब होना है ब्लास्ट होना। आरबीसी का ब्लास्ट होना किसके अंदर? यानी कि फीटस के अंदर। फीटस यानी कि एक प्रकार का शिशु की आरबीसी का ब्लास्ट होना ही क्या कहलाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। तो ये जो आपका टॉपिक है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अंदर मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया है कि किस प्रकार से जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस रोग के बारे में जो संपूर्ण क्लासिफिकेशन होता है। आगे देखो हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने किया है। ब्लड ग्रुप के बारे में आपको मैंने बता दिया कि ब्लड का यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको ये बात याद रखनी है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। अगर RH फैक्टर की खोज भी पूछी जाए तो किसके द्वारा होती है? RH फैक्टर की खोज जो है वो भी किसके द्वारा की गई? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। लेकिन RH फैक्टर की खोज की किसमें गई? तो मकाकारिसस नामक बंदर में की गई। यानी कि जब कार्ल लैंडस्टीनर ने मकाकारिसस नामक बंदर के ब्लड में ब्लड की खोज की, यानी ब्लड के बारे में, ब्लड का जो हम टेस्ट कर रहे हैं तो ब्लड के अंदर एंटीजन ए और बी के अलावा एक अन्य एंटीजन को देखा जिसे क्या नाम दिया गया? RH एंटीजन। तो यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, ये पूरा वीडियो में आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट आज के जो वीडियो में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि सावित्रिक ग्राही क्या होती है, सावित्रिक दाता क्या होता है। सावित्रिक ग्राही जो होता है ब्लड ग्रुप AB, और सावित्रिक दाता जो ब्लड ग्रुप कौन सा है वो है ब्लड ग्रुप O। इसके बाद देखो हमने इसकी सारणी बनाई कि ब्लड ग्रुप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, और यहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा कि ब्लड ग्रुप जो A है उसके अंदर एंटीजन A, एंटीबॉडी B, जिसका ब्लड ग्रुप B उसमें एंटीजन B, एंटीबॉडी A, जिसका ब्लड ग्रुप है AB, उसके अंदर यहाँ पे ब्लड एंटीजन AB और एंटीबॉडी एब्सेंट। आपको ये बातें याद रखनी है कि एंटीजन A जो आपको इस सारणी के अंदर दिया गया है कि जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीजन क्या पाया जा रहा है, जिसका ब्लड ग्रुप A है, AB है, उसमें एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। नेक्स्ट देखो हमने बात की ब्लड ग्रुप की, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। और इसके बाद यदि मैंने आपको यह बताया कि ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रक्त समूहन से आप क्या समझते हैं? तो रक्त समूहन क्या होता है? यदि किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो A है उसको ब्लड ग्रुप आप B दे रहे हो, जरूरी नहीं है ब्लड ग्रुप A ही हो, ब्लड ग्रुप कोई भी हो सकता है चारों के अंदर से। हम ये कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप A वाले को आप ब्लड ग्रुप B दे रहे हो, तो उस दौरान क्या होता है? ब्लड कोएगुलेशन होता है, रक्त समूहन की प्रक्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन दर्शाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया। इस दौरान इन दोनों के एंटीजन और एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडीज जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक बंच बना लेते हैं, एक गुच्छा बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रक्त समूहन। नेक्स्ट देखो हमने RH सिस्टम की बात की, RH फैक्टर की बात की, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की, मकाकारिसस नामक बंदर में एंटीजन A थ्योरी मैंने आपके सामने यहाँ लिख दी है कि किस प्रकार से। लेकिन आपको मैंने एक बात बताई थी, RH फैक्टर जो होता है 97% व्यक्तियों में पॉजिटिव पाया जाता है, यानी कि 97% व्यक्तियों में RH पॉजिटिव एंटीजन पाया जाता है, लेकिन 3% व्यक्तियों में एंटीजन जो RH एंटीजन है वो नहीं पाया जाता, जिस कारण इन्हें क्या कहते हैं? RH नेगेटिव कहते हैं। नेक्स्ट देखो RH फैक्टर के हमने बारे में बात की कि RH फैक्टर दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव। जिनमें पाया जाए वो पॉजिटिव, जिनमें नहीं पाया जाता वो नेगेटिव। उसके बाद हमने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस पर कंप्लीट स्टडी की है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे
जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने कीमती सुझाव दें, ताकि हम इसके अंदर और अधिक अच्छा कर सकें। धन्यवाद।